नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं और आज बात होगी उस तमाशे, उस नाटक, उस ड्रामे की राजनीति के रंगमंच पर जनता को कठपुतली समझकर जो खेल खेला जाता है उसकी। संसद में किसानों का हितैषी कौन है, एक दूसरे को नाटकबाज बताने की होड़ कांग्रेस और अकाली दल के बीच शुरू हो चुकी है। महिला सुरक्षा का हितैषी कौन, यह दिखाने के लिए दिल्ली में बच्ची से रेप के अपराध के बाद परिजनों से मिलने जब कई दल के नेता पहुंचे तो जनता ने विरोध किया और कहा कि नहीं चलेगी राजनीति। रोजगार देने का वादा सब करते हैं, लेकिन नौकरी देने के नाम पर नियमों का अड़ंगा डालकर ऐसा नाटक तमाशा किया जाता है कि हमारा युवा नौजवान चयन करके भी बेरोजगार बना दिया जाता है और बेरोजगार रहते हैं। तो आइए सबसे पहले संसद आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं किसान के प्रति अपने प्रेम की प्रगाढ़ता दिखाते हुए दूसरे की कमीज को अपनी कमीज से गंदा बताने वाला राजनीतिक तमाशा। पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, ये नकली है, बिल्कुल गलत। इस्तीफा पहला देता है, ये रोज ड्रामा करते हैं। बिल्कुल नहीं। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे? वो गायब ने। झूठ बोलना बंद करो। ये बिल पास करवाया इन्होंने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ थे? एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोले। ये तो मारने वाले किसानों नू। आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? मैं मंत्री नहीं सी। ड्रामा, झूठ, नाटक और एक दूसरे को किसान विरोधी बताने वाले ये राजनीति के रंगमंच के वो किरदार हैं जो संसद के भीतर जाते हैं तो कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन बाहर एक दूसरे की राजनीति को ही नाटक बताने लगते हैं। ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया। कैबिनेट सी या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं थे। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी। थे बिल्कुल नहीं थे। कैबिनेट से इस्तीफा दे के भाग के आए। इस्तीफा पहला देता। बाद कांग्रेस सरकार बिल के पंजाब में रद्द किया। एक तरफ खड़े हैं रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के सांसद हैं, पेशे से खुद को किसान लिखते हैं, संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा। दूसरी तरफ हाथ में गेहूं की बाली लेकर हरसिमरत कौर बादल खड़ी है, अकाली दल की सांसद है। सांसद सुखबीर बादल की पत्नी है जो खुद को किसान ही कहते हैं। और जिस पंजाब में हरसिमरत कौर की पार्टी अकाली दल की सरकार रहते किसानों की हालत ये थी कि 69,000 करोड़ का कर्ज सिर पर था। जिस पंजाब में अब रवनीत सिंह बिट्टू की पार्टी की सरकार है और किसानों पर कर्ज 71,305 करोड़ रुपए का। संसद के गेट नंबर 4 पर वो दोनों दल खुद को किसानों का सबसे बड़ा अगुआ, कृषि कानूनों के विरोध में अन्नदाता का सबसे बड़ा हितैषी बताने के लिए जुबानी खेती करते मिले। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ भी इन्होंने उल्ट नहीं बोले कैबिनेट मंत्री होके। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। आज भी अपनी पार्टी को इकट्ठा करके, अपने पार्टी को इकट्ठा बिल पास करा के दिया। नहीं, बिल के साथ दे दिया गया। झूठ बोलना बंद करो। में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, अज किथे ने 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने और गायब ने 5 दिनों का पार्लियामेंट। आप किधर थे? आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? कैबिनेट मंत्री आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? अपनी पार्टी को तो प्यार कर ले। झूठ कैबिनेट मंत्री आज भी किसानों के साथ नहीं खड़ी है। जो मंत्री सी या नहीं, कैबिनेट सी या नहीं है, उरे ड्रामा करते आके। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ड्रामा करते खड़ के पार्लियामेंट के बाहर। बिल्कुल झूठे ने। एक दूसरे को झूठा बताने की होड़ इसलिए मची है कि संसद तो चल नहीं रही, सदन में चर्चा हो नहीं रही। रोज अकाली दल की सांसद जो कृषि बिल के कैबिनेट में पास होते वक्त खुद केंद्र सरकार में मंत्री रही, बाद में संसद से बिल पास होने के बाद इस्तीफा दिया, वो हरसिमरत कौर रोज संसद के बाहर ही प्रदर्शन करती रहती है। इसी हफ्ते हेमा मालिनी को भी प्रदर्शन करती हरसिमरत कौर ने गेहूं की बाली थमा दी थी। बुधवार को भी यही हुआ। अकाली दल की हरसिमरत कौर को देख कांग्रेस के रवनीत ड्रामेबाजी बताने लगे और दोनों एक दूसरे को किसान प्रेम का नाटक बात।
कौन सी एकता? अगर एक साथ है, इन्होंने बिल पास करवाए, इनके साथ कौन सी एकता होगी? आप कहाँ हैं सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट? पूछो कहाँ है पार्टी के? 5 दिन हो गए, कहाँ है इनके प्रधान? एक दिन भी प्रधान इन्हों दे पंजाब दे ने एक दिन भी थोड़े सुखबीर सिंह बादल 5 दिन हो गए गायब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है और मुझे लगता है राहुल गांधी को बहुत बड़ा किसानों को जवाब देने की जरूरत है। जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी के हिस्सा थे जब ये काले कानून सरकार डिस्कस कर रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हुए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से बाहर थे, पार्लियामेंट में नहीं थे और अपनी पूरी पार्टी को वॉकआउट करा के इन्होंने सरकार को ये बिल पास करने में पूरी मदद करी। इस नोकझोंक में फोकस दोनों नेता का एक दूसरे को किसान विरोधी बताने का रहा, क्योंकि पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होना है और 12 लाख किसान परिवारों के वोट का सवाल है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राजनीति कितनी नेताओं को सुरक्षा देती है और कितनी सुरक्षा हमारी बेटियों को दी जाती है, इसकी एक रिसर्च हमने आपके लिए की है, निकाली है। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद ये सोचिएगा कि राजनेताओं को वाकई हमारी कितनी चिंता हमारी बेटियों की है, जो किसी अपराध के बाद सांत्वना देने वहां पहुंच जाते हैं। हमारे देश में 230 वीआईपीज को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तरफ से सुरक्षा दी जाती है, जबकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यह बताती है कि हमारे देश में एक पुलिसकर्मी पर 641 नागरिकों की सुरक्षा का भार है। राज्य स्तर की बात करते हुए बिहार का उदाहरण लीजिए तो 2 साल पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 70 पुलिस वाले हुआ करते थे, वहीं 3600 वीआईपीज की सुरक्षा में 13,000 जवान तैनात हैं। जबकि ऑक्सफैम के रिसर्च के अनुसार लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए हर साल सिर्फ 30 रुपए प्रति महिला हमारे देश में खर्च किया जाता है, जबकि 8 करोड़ महिलाओं और लड़कियां जो यौन हिंसा की शिकार होती हैं हमारे देश में, उनके लिए सरकारी खर्च है सिर्फ 102 रुपए प्रति महिला, जहां 102 रुपए पर खर्च किया जाता है। अब इस सच्चाई को अपने दिल दिमाग में बैठाकर आप देखिए, राजनीति का वो तमाशा जो हर बार हमारे देश के किसी न किसी राज्य में किसी न किसी बेटी, किसी महिला से नृशंस अपराध के बाद सांत्वना का मुलम्मा चढ़ाकर हमें दिखाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, महिलाओं की सुरक्षा का हितैषी खुद को बताने वाली ये उस राजनीति के 3 किरदार हैं जो दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद उसे जबरन शमशान घाट में जला देने के मामले में सांत्वना देने पहुंचते हैं। लेकिन तीनों नेताओं को स्थानीय जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है। इन नारेबाजी के बीच की बच्ची के नाम पर राजनीति मत करना। ये तस्वीरें दिल्ली के उसी शमशान घाट की हैं, जहां बच्ची से रेप का घिनौना अपराध हुआ। मां के विरोध के बावजूद आरोपी पुजारी समेत 3 अन्य लोगों ने बच्ची के शव को जला दिया, और वो मां जिसकी मांग है कि दोषियों को फांसी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए। जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो, मेरे बेटी को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। चारों जल्लादी को फांसी दो, फांसी दो। मृतक बच्ची की मां से मिलने राहुल गांधी आए, और जब राहुल आगे जाकर इस पीड़ित मां से मिलते हैं तो वहां मौजूद जनता पीछे से आवाज लगाती है। राहुल भीड़ के बीच से पीड़ित मां को अपने साथ कार में बात करने के लिए ले जाते हैं। स्थानीय लोगों को लगता है कि ये ढांढस बंधाना नहीं, सांत्वना देने वाली सियासत है। पॉलिटिक्स करने का आरोप राहुल पर तब भी लगा जब उन्होंने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए साथ हूं। राहुल गांधी जी भी अपनी संवेदना प्रकट करने आए हैं और कोई राजनीतिक बात नहीं करनी ना है। बेटियों से होते अपराध राजनीति का रंगमंच बन जाते हैं। सबूत ये कि अपराध उत्तर प्रदेश में हो तो राजस्थान के आंकड़े बीजेपी गिनाएगी, और अपराध राजस्थान में हो तो बीजेपी शासित राज्य में बेटियों की असुरक्षा कांग्रेस बताएगी। इसीलिए अपराध के बाद संवेदना जताने वाली राजनीति पर विरोध सबका दिल्ली में होता है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री 2013 में कांग्रेस सरकार के रहते दिल्ली में रेप की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पर सीधा सवाल उठाते थे, वही केजरीवाल जब खुद सीएम पद की कुर्सी पर है और दिल्ली में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं तो जनता भी उन पर सवाल उठाती है।
विरोध की आवाजों के बीच रेप का दर्द सहने के बाद मार दी गई बेटी की मां के कंधे पर सांत्वना का हाथ डालकर खड़े हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखते हैं और गुड़िया को इंसाफ दिलाने के इस मंच पर इतनी भीड़ दिखती है कि जिसे देखकर आप पूछिए कि जब सियासत के दिल में इतनी संवेदनशीलता है तो फिर कोई बच्ची कभी असुरक्षित होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी संवेदनशीलता सियासत की होती है, इसीलिए जिस मंच पर अरविंद केजरीवाल समेत बाकी नेता चढ़ते हैं वो सांत्वना देने वाला मंच भी ढह जाता है, बस मुआवजा एक बार और चढ़ जाता है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। आश्वासन और घोषणाएं राजनेताओं की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी होती है। वही करने जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी सांत्वना देने के नाम पर पहुंचते हैं तो स्वागत इनका भी जनता विरोध की आवाज से करती है। बीजेपी के दिल्ली प्रमुख भी अपनी तरफ से ऐलान कर देते हैं 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। देश में किसी बेटी से अपराध के बाद राजनेताओं का घर पहुंचना कोई पहली बार नहीं, लेकिन ये जरूर पहली बार देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष हो या विरोधी, हर दल के नेता का विरोध जनता ने किया है। क्या इसलिए क्योंकि अब सांत्वना के नाम पर राजनीति का नाटक आम आदमी समझने लगा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारी अगली दस्तक है रोजगार के नाम पर तमाशा करने वाली राजनीति पर। पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कल ही सामने आए आंकड़ों ने यह बताया है कि जुलाई महीने में भी हमारे देश में कम से कम 32 लाख नौजवानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जिनमें से 26 लाख लोगों के बेरोजगारी का पता है देश के तमाम शहर, और उन्हीं शहरों में कैसे सरकारी खलती का परिणाम बेटे बेटियों को नौकरी की मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद बेरोजगार बनकर भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश से देखिए रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट। हमारा सत्यापन के लिए भी नाम आया, डेट आ गया, हम गए, तब पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी सफलता जो है वो अंधकार में दिखती है। जब नौकरी देने वालों के आगे साष्टांग होने के लिए मजबूर हो जाना पड़े बेटी को अपने साथ होते अन्याय के खिलाफ, तो आज तक दस्तक दे। जब लाखों खर्च करके डिग्री लेने के बाद मेरिट में आकर भी ट्यूशन पढ़ाकर 2000 रुपए पाने की लाचारी में जीता दिखेगा युवा, तो आज तक दस्तक। जब हर सक्षम योग्यता के बावजूद अगर डिग्रीधारी नौजवान को शिक्षक पद के लिए चयन होने के बाद भी फल और सब्जी तौलकर बेचनी पड़ेगी, तो आज तक दस्तक देगा। ये लोग कौन हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने रोज चयन के बावजूद खारिज कर दिए गए बेरोजगार बना दिए जा रहे युवाओं को, जो जमीन पर साष्टांग होकर, जमीन पर हाथ जोड़कर, लेटकर अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी का अधिकार मांगते हैं। कोई इनमें माइक्रोबायोलॉजी का मास्टर, कोई बायोटेक्नोलॉजी का टॉपर, कोई बायोकेमिस्ट्री का होनहार युवा। इन्हें अब तक किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति मिल जानी थी, लेकिन मजबूर है ये हाथ जोड़कर नौकरी की भीख मांगने के लिए, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने बायोलॉजी के 800 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती में साफ नहीं किया कि सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी से पोस्ट ग्रेजुएट ही एग्जाम दे सकते हैं। साफ नहीं किया था कि बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पास युवाओं को एग्जाम नहीं देना। परीक्षा में चयन भी कर लिया और फिर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे तो वापस लौटा दिया, जबकि पहले इन्हीं विषयों से पास नौजवानों को नौकरी दी जाती रही। 3 साल तक शिक्षक पद के लिए चुना हुआ दिखाकर एक झटके में जब बेरोजगारी के दलदल में दोबारा फेंके जाते ये युवा दिखे तो मजबूर हो गए। आशीष पाल की तरह सब्जी और फल का ठेला लगाकर घर चयनित सह विषय शिक्षकों को मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए उन्होंने डिग्री नहीं ली थी और ना ही परीक्षा देकर मेरिट लिस्ट में आए थे। हम भोपाल के रातीगढ़ में हैं और यहाँ पर एक चयनित शिक्षक हैं आशीष पाल, जो फिलहाल ये जो आप फल और सब्जियों का जो ठेला देख रहे हैं यहाँ पर, वो अब पिछले 5 या 6 महीनों से इसी दुकान पर बैठ के, जो कि उनके रिश्तेदार की है, वहाँ पर फल और सब्जियाँ बेचते हैं। आशीष को आप देखिए और देख करके लगेगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिलहाल सब्जियां और फल बेच करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी सफलता जो है वो अंधकार में दिखती है, क्योंकि इसमें एक सरकार ये तो मानती है
कि हमसे कुछ नियमों में चूक हुई है जिसकी वजह से आप लोग जो है बाहर हो रहे हैं, लेकिन उसमें आश्वासन सब कुछ मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कोरोना काल में कभी 150 कभी 200 मिलते, कभी वो भी नहीं मिलते, दिन भर बैठे रहते हैं। तो इसमें रोज़मर्रा का बस कह सकते हैं कि बस एक घर में बैठे बैठे जो दिमागी उथल पुथल होता है उससे राहत मिल जाती है और कुछ थोड़ा बहुत अर्जन हो जाता है, बाकी इससे खाना पूर्ति होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपके बेटे बेटी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में डिग्री लेने के बाद नौकरी की जगह फल सब्जी बेचने के लिए मजबूर किए जाएं। आभा से मिलिए, भोपाल की इस बेटी ने बायोटेक्नोलॉजी से MSc किया, लेकिन शिक्षा विभाग की नीम बेहोशी में सोए रहे और ढंग से भर्ती भी न करा पाने की कीमत 3 साल से भुगत रही। 2018 की भर्ती में मेरिट में रहने के बाद 3 साल नौकरी का सपना दिखाकर इन्हें वापस लौटा दिया गया। 3 साल वेट करने के बाद लास्ट स्टेज पर जब हम सत्यापन के लिए गए तो पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बायोलॉजी विषय के टीचर के लिए सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से PG करने वाले कैंडिडेट्स ही उपयुक्त हैं। एग्जाम दिया, कुछ पता नहीं था, मेरिट लिस्ट में नाम आया, हम खुश हुए, हमारा सत्यापन के लिए भी नाम आया, डेट आ गया, हम गए, तब पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं सर। हालत ये कि आभा किसी तरह घर पर ट्यूशन पढ़ाकर महीने के 2000 रुपए पाती है। उससे घर तो चल नहीं सकता, कुछ खर्चे जरूर पूरे करने की कोशिश करती है। सवाल उठता है, ऐसी नौबत ही क्यों आई, जबकि गलती इनकी नहीं, शिक्षा विभाग और उसके अधिकारियों की। जवाब पूछने संवाददाता रवीश पाल सिंह सीधे स्कूली शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। सैद्धांतिक रूप से उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि नियम प्रक्रिया में छूट गया है, इस कारण से हमको होल्ड रखा है। उनका पूरा परीक्षण करने का काम भी अभी लगातार जारी है। हम गुंजाइश तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम उनको कर लें। मंत्री जी को अपनी और अपने विभाग की गलती का एहसास है, तो इन युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में मत डालिए। आपके विभाग ने डिग्रीधारी युवा को सब्जी बेचने के लिए मजबूर किया है। आपके शिक्षा विभाग ने बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने के लिए लाचार किया है। आपके शिक्षा विभाग ने बेटियों को जमीन पर नतमस्तक होकर नौकरी मांगने के लिए मजबूर किया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल। देख तमाशा पॉलिटिक्स का की चौथी कहानी हमारी आज बिहार की है, जहां नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताने, CM मटेरियल बताने की राजनीति खूब हुई है, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के ढांचे का मटेरियल कैसा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको आइए दिखाते हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वाला सहरसा के सदर अस्पताल का है। यहाँ सांप काटने के बाद एक बच्चे को उसके परिजन इलाज के लिए इमरजेंसी में लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल में बिजली ही नहीं होती। घर वाले मोबाइल टॉर्च से रोशनी करते हैं, तब जाकर 40 मिनट यूं ही सहरसा के सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज इमरजेंसी विभाग के भीतर होता है। अस्पताल में बिजली कट जाती है, जनरेटर में तेल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए पैसा तक नहीं होता। परिणाम, बच्चे का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जाता है। स्वागत है एक बार फिर से दस्तक में आपका। कल 5 अगस्त है। पिछले 2 सालों से 5 अगस्त को मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसले लेती है। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के चंद ही महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। अब सवाल यह है कि इस बार 5 अगस्त को यानी कि कल क्या होगा? क्या मोदी सरकार एक बार फिर से अपने विरोधियों और देश को चौंका देगी, या फिर इस बार 5 अगस्त को बड़े बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने का सिलसिला थम जाएगा? पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो सपना अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। 5 अगस्त वो तारीख है जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर अपना वादा पूरा किया। 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। भारत अपने यहां जो कर रहा है, उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है
जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। 5 अगस्त वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के सपने की बुनियाद रखी। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। सवाल यह है कि इस बार क्या होगा? मोदी सरकार 5 अगस्त को कौन सा बड़ा ऐलान करेगी? 5 अगस्त के लिए मोदी सरकार का अगला टारगेट क्या है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से भी बहुत दिलचस्प हो गया है। अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बीजेपी के लिए 5 अगस्त के मायने बताए, उससे हर कोई जानना चाहता है कि मोदी सरकार इस बार क्या करने वाली है। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को पता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो चुकी है जब बीजेपी अपने राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है। बीजेपी के जन्म से लेकर आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सभी बीजेपी नेताओं के 3 सबसे बड़े सपने रहे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और तीसरा, समान नागरिक संहिता। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री अपने पहले 2 सालों में 3 में से 2 सपनों को पूरा कर चुके हैं, जिसके लिए 5 अगस्त का दिन चुना गया। 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। धारा 370 हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी ने अपने इन मुद्दों के लिए लंबा संघर्ष किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लंबी और कठिन रथ यात्राएं की हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद बहुमत की कमी से बीजेपी अपने वैचारिक एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकी। लेकिन अगर पिछले 2 सालों को ध्यान में रखा जाए तो बीजेपी की वैचारिक सूची में समान नागरिक संहिता सबसे ऊपर है। बीजेपी के लिए ये वादे नए नहीं है। अगर कुछ नया है तो इन वादों को पूरा करने की सियासी ताकत, जो पिछली बीजेपी सरकारों के पास नहीं थी, जिसका जिक्र देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 मई को किया था। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ, इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ, सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं है। बहुमत मिलने से आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। तब वाजपेयी के सामने बहुमत की बाधा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे मुक्त है। इसीलिए क्या बीजेपी अपने तीसरे सबसे बड़े मुद्दे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा सकती है? राम मंदिर और 370 तो एक ढंग से उस पर पूरी तरह से उस पर कामयाबी सफलता मिल चुकी है। इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा और कॉमन सिविल का ऐसा मुद्दा है जिस पर आधे काम हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता है, यह एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर सकती है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पीएम मोदी अपनी विचारधारा और एजेंडे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मोदी आरएसएस से बीजेपी में आए हैं और संघ के सपने को साकार करने की दिशा में समान नागरिक संहिता का एक बड़ा रोल है।
अदालत के हालिया फैसले से कॉमन सिविल कोड का चिन्ह एक बार फिर बाहर निकल आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस प्रतिभा एन सिंह ने अपने फैसले में कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म, जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना न पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। अदालत ने ये टिप्पणी एक तलाक मामले में की जिसमें पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक चाहता था, लेकिन पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती हैं जिसमें उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इसीलिए अदालत को इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस हुई। तो क्या मोदी सरकार अब बीजेपी के तीसरे सबसे बड़े वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ेगी? सभी की दिलचस्पी जानने में है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अचानक धारा 370 हटाने का ऐलान किया, क्या इस बार के 5 अगस्त को भी वो ऐसा ही करेगी? क्या ये सब करना इतना आसान है? तो कॉमन सिविल कोड को अचानक लागू करने के अपने जोखिम है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी इस बार के 5 अगस्त को कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं, इस बारे में यूपी के सीएम योगी पहले ही सबको बता चुके हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, जिसे देखते हुए योगी सरकार की कोशिश अन्न महोत्सव के जरिए 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की है, जिसके लिए खास तौर से 5 अगस्त की तारीख को चुना गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो कल मोदी सरकार कौन सा बड़ा फैसला लेगी, ये तो कल पता चल जाएगा, हमें वक्त बताएगा। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्न महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें एक दिन में 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। राम जन्मभूमि जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर की नींव रखे जाने के ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त के लिए अयोध्या एक बार फिर सज कर तैयार। इस बार प्रधानमंत्री तो अयोध्या नहीं आ रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26वीं बार राम की नगरी का दौरा करने वाले। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां न सिर्फ वो रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन होगा, हनुमान गढ़ी के दर्शन होंगे, बल्कि इसके साथ साथ संतों के साथ में मुलाकात भी होगी और कई कार्यक्रमों के जरिए समीक्षा बैठक होगी कि अयोध्या में प्रगति कार्य क्या है और अयोध्या में किस तरीके से मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ बाकी काम किस तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ खास तौर पर इस जगह जहां मौजूद हैं, अन्न वितरण का कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री लाभार्थियों को कल इस मौके पर अन्न वितरित करेंगे और साथ ही साथ इस बात का आह्वान भी होगा कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण, उसका सपना जो अयोध्या वासियों ने लंबे समय से सजाया था, पूरा होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 3 घंटों तक अयोध्या में रहेंगे। दोपहर 12 बजे राम कथा पार्क में बनाए गए हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे। 12:15 बजे से अगले 2 घंटे तक वासुदेव घाट पर राशन वितरण कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। 2:15 बजे वो राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। 2:30 बजे यात्री निवास में संत महंतों से मुलाकात वो कर सकते हैं और 3 बजे वो वापस लखनऊ लौट जाएंगे। लोगों को जो ये रामलला के पक्ष में जो आदेश हो गया है, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और लोगों के राम भक्तों को बहुत हर्ष है और यह मंदिर भी अपनी तीव्र गति से बन रहा है। जो यहाँ के ट्रस्टियों ने बताया है कि 23 तक पहला भाग जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और रामलला का भी स्थापित। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है। इस मौके पर रामलला का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जानी है। दस्तक में वक्त हुआ है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कहां मंदिर में की गई तोड़फोड़। आप देखते रहिए आज तक।
पाकिस्तान में एक बार फिर से एक मंदिर को निशाना बनाया गया। यह ताज़ा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले के भूंग शरीफ गांव का है, जहां सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर आज शाम जमकर तोड़फोड़ की गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग अचानक से मंदिर के अंदर लाठी डंडों के साथ घुसते हैं, मंदिर में रखी सभी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं, हंगामा मचाते हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।